आज के शो में। तामीरात के शोबे के लिए खुसूसी मराती पैकेज अहम मराहिल में। स्टील इंडस्ट्री का रद्द अमल, मुतालबात क्या? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मराहत सीमेंट सेक्टर का रद्द अमल क्या? खुसूसी मराहती पैकेज से पेंट इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें वाबस्ता? तामीरात, स्टील, सीमेंट और पेंट इंडस्ट्री की आवाज पहली बार अब तक पर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज आप इस प्रोग्राम में जान सकेंगे कि इस मुल्क में यानी जो सनतें एसोसिएटेड हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के साथ, उन पर क्या असर पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस किए गए स्पेशल इंसेंटिव पैकेज का। इससे कबल इसी प्रोग्राम से और अब तक के प्लेटफॉर्म से हम पूरी डिटेल के अंदर आपको बता चुके हैं कि पूरे मुल्क से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, चाहे वो गवादर हो, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान, भावलपुर के, उनका क्या रद्द अमल है इस पूरे पैकेज को लेकर। ये पैकेज कब अमली तौर पर एक ऑर्डिनेंस की सूरत यानी कवानीन में जो फिस्कल लॉज में तब्दीली है उस सूरत आकर आएगा, जिसके बाद हम कह सकेंगे कि हाँ जी कॉन्क्रीट ये कवानीन में तब्दीली हो चुकी है। ये सवाल भी प्रोग्राम में उठाएंगे। इस पैकेज के बारे में विद इन दिस वीक कहा जाता है कि ये एक ऑर्डिनेंस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। आपने वज़ीर साहब की तरफ से भी सुना होगा कि कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री है, लेकिन इसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज इसलिए कहा जाता है कि इसके साथ और बहुत से दीगर इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड हैं जो ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं बल्कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में फर्क पड़ने से ओवरऑल उनकी एक्टिविटी में भी एक मुस्बत फर्क पड़ता है। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि क्या डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स इन तमाम अलाइड इंडस्ट्रीज को इस स्पेशल इंसेंटिव पैकेज से मिलेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इन इंडस्ट्री के क्या कोई तहफ्फुज़ात हैं इस पैकेज को लेकर या क्या कोई मुतालबात मजीद हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त अब्दुल रहमान साहब जो कि वाइस चेयरमैन है आबाद स्टील इंडस्ट्री से, अली अहमद साहब जो कि साबिक चेयरमैन हैं स्टील री रोलिंग मिल एसोसिएशन के, इंजीनियर जहाजेब खान साहब साथ होंगे जो कि मेंबर हैं लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, इरशाद शेख साहब जो कि पेंट इंडस्ट्री की नुमाइंदगी इस प्रोग्राम में हमारे साथ करेंगे, स्टूडियोज में साथ हैं, इरफान अमानुल्लाह साहब जो कि सीमेंट इंडस्ट्री, अटक सीमेंट साहब का ताल्लुक है, इरफान अमानुल्लाह साहब सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ से होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं पहले इरशाद शेख साहब से प्रोग्राम का आगाज करते हुए पेंट इंडस्ट्री से पहले आगाज करते हैं। इरशाद शेख साहब, क्या आपका रिएक्शन है इस इंसेंटिव पैकेज पे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त जब भी कभी कोई क्राइसिस आता है तो लीडरशिप का एक इम्तिहान होता है, क्योंकि सबसे जो बड़ा बेनिफिट आपको इस वक्त होगा कि इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का उन्होंने दे दिया है, स्टेटस दे दिया है। अब इसके साथ जो 70 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ होगी। प्रीवियसली आज तक पाकिस्तान में 70 साल में हमारी जो 70 एलाइड इंडस्ट्रीज थी उनकी जो ट्रांजैक्शन है जो एफबीआर के साथ है या लोकल वेंडर्स के साथ है, सप्लायर्स के साथ है, वो क्लैरिटी के साथ नहीं थी। जहाँ तक पेंट इंडस्ट्री का सवाल है, हमारा तो सिर्फ 1% लेस देन 1% शेयर होता है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लेकिन जो ओवरऑल जो बेनिफिट है कंट्री का वो बहुत बड़ा है। अब ये देखिएगा इमीडिएटली 2/3 इसकी जो है कंस्ट्रक्शन जो है 500 घर जो अगर आपका बन रहे हैं एकदम अब 1500 हो जाएंगे, 2/3 आपकी ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अब इस वक्त जो करंटली आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है तो वो तो आपका अमेरिका, यूरोप और ये सारा का जो हालात देख रहे हैं तो वो इंडस्ट्री जो है ओवरऑल $20 बिलियन में से $13 बिलियन जो है वो आपकी टेक्सटाइल का सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो तो बिल्कुल 100% वो बैठ गया। तो अब आपको किस तरीके से अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जॉब्स अपॉर्चुनिटी अब कहाँ मिलेगी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी, ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। ये फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आएगा, वो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, इन्वेस्टमेंट हिलेगी जुलेगी नहीं। ट्रेडिंग के अंदर जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कराते हैं वो पैसा जो है वो आता है और वो कुछ साथ लेके चला जाता है।
तो जिसकी वजह से आपको आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और इस क्राइसिस के अंदर इससे बेहतर पैकेज मैं नहीं समझता कि दुनिया में इमरान खान ने अपनी लीडरशिप प्रूव कर दी है कि वो एक वाकई लीडर है। ठीक है, और इस पैकेज की कानूनी तौर पे जो वाइस चेयरमैन आबाद के अब्दुल रहमान साहब आपसे पूछूंगा, क्योंकि अभी हम इंतजार में है कि ऑर्डिनेंस आएगा और हमें मोहसिन शेखानी साहब ने भी पिछले हफ्ते बताया कि इस हफ्ते आएगा। जो हमारी इत्तलात है वो भी इस हफ्ते की थी, आज कल आपकी इत्तलात नाज़रीन तक बताएं, क्योंकि बिल्डर्स डेवलपर्स भी जानना चाहते हैं कि ये कानून की सूरत, जो कानून में तरामीम है वो कब तक मुमकिन होंगी ऑर्डिनेंस की सूरत में। आपकी इत्तलात इस बारे में अब्दुल रहमान साहब। देखें, ऐसा है कि हम अब बार बार बात 70 साल और 75 साल की होती है, लेकिन एक बात बड़ी आम है कि अखबारी खबर या टीवी पे जो कुछ आपने सुना वो मैंने भी सुना है, और जो इमरान खान साहब ने जो पैकेज की अनाउंसमेंट की है वो लफ्ज़ व लफ्ज़ बहुत क्लैरिटी के साथ की, हमने भी सुनी। अब पॉइंट्स वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमें मोहतात रहना चाहिए उन पर कमेंट्स करने से, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो बात बड़े उसके साथ मैं कह सकता हूँ, यानी यकीन के साथ, कि देखिए जब SRO या ऑर्डिनेंस बन के आता है तो उसकी लैंग्वेज, उसमें किस तरह से एड्रेस किया गया चीज़ों को, दैट मैटर्स अ लॉट। मेरी इत्तला ये है कि ड्राफ्ट इज ऑलरेडी बीन मेड एंड इट हैज़ बीन सेंट, और आइदर इज गोइंग टू बी सेंट टू प्रेसिडेंट साहब फॉर सिग्नेचर्स। तो ऑर्डिनेंस जब तक आ ना जाए अपनी ओरिजिनल हालत में, उसके एक एक वर्ड को पढ़ ना लिया जाए, क्योंकि देखिए बड़ी एक मुश्किल ये है कि किसी ऑर्डिनेंस के आ जाने के बाद उसका इम्प्लीमेंट, जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम बढ़ा रहा है वो ये रहा है हमेशा कि उसको ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट कैसे करती है, वो एक एक लफ्ज़ को इंटरप्रेट कैसे करती है ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज को, दैट इज़ गोइंग टू मैटर। तो मेरा ख्याल सिर्फ ये है कि हमें एहतियात करनी चाहिए अभी जब ये ऑर्डिनेंस आ जाए, क्योंकि देखिए पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऑर्डर्स पास किए गए। उन ऑर्डर्स के बारे में भी अभाम रहा ना, तो वो अभाम कहाँ से पैदा होता है। अब मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का, इसके साथ साथ जो बाहर का एक्सपीरियंस है उसमें है ये कि देखिए जब एक लीगल डॉक्यूमेंट बन के आता है तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को अगर आप चार लॉयर्स को पढ़ाइए, 4 ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाइए, तो सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कराते हैं। तो होना ये चाहिए, मेरी दरख्वास्त है वो तमाम हजरात जो इसमें SRO बनाएंगे फिर भी इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उन तमाम को भी इसकी रूह को समझने की ज़रूरत होगी। देखिए मैं आके टीवी के ऊपर 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें जो मैंने बयान कर दी, फिर उसके बाद मेरी नीयत तो बिल्कुल ठीक है कि वो ऑर्डिनेंस उसी हिसाब से बन के आ जाए, लेकिन उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना या इसके मफादात या इसके बुनियादी फ़वाइद हासिल करने के लिए नहायत ज़रूरी होगा कि उसकी असल रूह के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट भी। और जब वो ऑर्डिनेंस आ जाए, जो उसके बारे में आप कह रहे हैं कि ड्राफ्ट तैयार है और सिग्नेचर्स होना इस पर बाकी हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक आते हैं सीमेंट और स्टील सेक्टर, पेंट इंडस्ट्री, तामीरात। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आज, अब तक पर तमाम जो इस वक्त सेक्टर्स हैं, जो अलाइड इंडस्ट्रीज, तमाम तो नहीं, कुछ एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम उनकी राय आज आपको सुना रहे हैं, उनका रद्दमल जान रहे हैं। मराठी पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो अनाउंस किया गया इसके ऊपर, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। आखिर प्राइम मिनिस्टर का जो स्पेशल इंसेंटिव पैकेज है उस पर जो अलाइड इंडस्ट्री यानी कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई जो मुंसलिक इंडस्ट्री है वो और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ओवरऑल रद्द अमल क्या है, आज प्रोग्राम में जानना है। आज आप पहली बार जानेंगे कि पेंट्स, इसके अलावा सीमेंट, स्टील और मुख्तलिफ शोबे वो क्या ओपिनियन रखते हैं, वो क्या रिएक्शन है उनका प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐलान करदा रिलीफ पैकेज और इंसेंटिव पैकेज को लेकर, और ये भी कि उनके क्या कुछ और भी मुतालबात हैं जो वो चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सुने या माशी टीम सुने हुकूमत की, और उस पर फैसला कुन जो है कुछ अमल दरामद हो। ये भी सवाल उठा रहे हैं। इरफान अमानुल्लाह साहब जो कि नुमाइंदा है सीमेंट इंडस्ट्री के, सीमेंट सेक्टर के, हमें साथ हैं। इरफान अमानुल्लाह साहब, आपसे भी पूछेंगे कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या है सीमेंट सेक्टर को, इनडायरेक्टली तो यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी सेल्स में भी इजाफा होगा। एनी डायरेक्ट इंपैक्ट ऑल्सो ऑन योर सेक्टर? इरफान साहब, डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है इस पैकेज का कि सीमेंट की जो कंजम्पशन है मुल्क के अंदर उसमें एक ड्रास्टिक सर्ज होने का इम्कान है। नेचुरली जब ये पैकेज इंप्लीमेंट होगा और ग्राउंड लेवल पे उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी तो डे 1 से ही आपकी सीमेंट की डिमांड में जो है वो एक इजाफा मुतवक्के है।
बहुत ज्यादा इजाफा शायद इनिशियल स्टेजेस पे ना हो, मगर जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड पे आते जाएंगे वैसे वैसे सीमेंट की डिमांड में जो है वो इजाफा मुतवक्के है। मुझे लगता है कि सीमेंट की जो ओवरऑल मुल्क के अंदर जो डिमांड है उसमें 1 से 1.5 मिलियन टन पर एनम का जो है एक इजाफा हमें लगता है कि वो सीमेंट में आएगा, और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक इनकलाबी चेंज होगा। सही। और ये भी फरमाएगा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने 30 अरब रुपए का फंड ऐलान किया, इंटरेस्ट रेट सब्सिडी है, तो ये जो अगर ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है 30 बिलियन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, ये घर बनना शुरू होते हैं, इस पर कितनी सीमेंट सेक्टर नजर रख रहा है और इससे कितनी एक्टिविटी जनरेट होगी? एक तो वो अलग है जो टैक्स पर छूट है, इस तरफ कितनी नजर है आपकी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी? ये बेसिकली देखना ये कि जब हम एक ओवरऑल एक हाउसिंग सेक्टर के अंदर एक चेंज की बात करते हैं तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एज ए होल 15% जो है वो सीमेंट होता है। तो अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एक एवरेज लो हाउसिंग में अगर आप ले लें कोई क्लोज टू, अगर हम 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट भी कंस्ट्रक्शन में ले लें पर स्क्वायर फीट, तो आप यूं समझ लें कि कोई 150 से लेके 200 रुपया जो है वो आपका उसमें सीमेंट का कंपोनेंट है, 300 रुपए के करीब सीमेंट का कंपोनेंट है। तो ये 30 अरब रुपए में आप ये कोई 15% का जो ये इम्पैक्ट ले लें तो अराउंड जो है ये आपका 1.5 से अगेन कोई 4 से 5 अरब रुपए का उसमें सीमेंट का कंपोनेंट आ जाता है। और आज की तारीख में जो सीमेंट की प्राइसेस हैं तो ये मजीद कोई 8 से 10 लाख टन मुझे लगता है कि सीमेंट की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, मुल्क के अंदर खपत जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑल इन ऑल ये कोई 2 से 2.5 मिलियन टन की हम देख रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि सीमेंट की डिमांड में ये सर्ज मुतवक्के है। बहुत पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए। अली अहमद साहब, स्टील साबिक सदर स्टील री रोलिंग मिल एसोसिएशन के, आपका मौकिफ इस पैकेज के हवाले से क्या है? क्योंकि जहां तक हमने लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स के बारे में सुना है तो उन्होंने टर्नओवर टैक्स के खात्मे के और इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात की है, तो क्या आप लोग मुतमईन हैं इस पैकेज से या आप चाहते हैं कि आपके मुतालबात नहीं सुने गए इसमें, आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुफियान आपका। ये जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटस दिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है और बड़ी पुरानी इनकी ख्वाहिश थी देरीना कि कंस्ट्रक्शन को जो है वो इंडस्ट्री का स्टेटस मिल दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली स्टील को जो है वो नजरअंदाज किया गया है। हम लोगों ने इस पैकेज के आने के बाद अपील भी दी तमाम अखबारों के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको भिजवाया कि अगर हम स्टील को थोड़ा सा, क्योंकि इतना लाजमी जुज़्व है ये कंस्ट्रक्शन का, अगर थोड़ा सा इसको हमसे कंसल्ट कर लिया जाता और जो एनोमैलीज हैं हमारी उनको दूर कर दिया जाता तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होता। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि 2015 से पहले ना किसी रॉ मटेरियल के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी थी, ना कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी थी। इन्होंने 2015 के बाद रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगाई, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई। आज जब हम माल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोहा जो है वो पाकिस्तान में तो पैदा होता नहीं है, डेफिनेटली हमें जो है वो रिलाई करना पड़ता है इम्पोर्ट्स के ऊपर। तो इम्पोर्ट के ऊपर अब किसी रॉ मटेरियल के ऊपर कस्टम ड्यूटी है, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी है, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी है, उसके बाद आपका सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, उसके बाद ये नहीं खत्म होता, उसके बाद आपका इनकम टैक्स जो है टर्नओवर का वो 1.5% है। ये इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस हैं जिसकी वजह से स्टील जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है। जहां पे हम बात करते हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर हम लोग जाना चाहते हैं और हम कहते हैं कि जी हमने लोगों को एक सस्ता घर देना है और अच्छा म्यारी घर देना है, तो जाहिर बात है कि उसके अंदर स्टील का जो है वो एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर आप मिनिमम, आपको मैं मिसाल देता हूं कि खाली सेल्स टैक्स आप चाहे कितने कम में का सरिया बेचें, उन्होंने एक मिनिमम अमाउंट तय कर दी है कि 14,110 रुपए तो आपको खाली सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपने पे करनी ही करनी है। फिर 1.5% टर्नओवर टैक्स जो है वो तकरीबन 1245 रुपए तो आपने मिनिमम पे करना ही है, यानी कि 15,355 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ ना भी करें तो आपने हुकूमत को दे देने। उसके अलावा जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो तकरीबन 20 से 22% ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट के ऊपर इसकी आ जाती है। ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें बैठना पड़ेगा हुकूमत के साथ। हमने रिक्वेस्ट भी की है और कहा है कि जी आप इसको बैठें और कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए ताकि लोगों को सस्ता मेयारी सरिया मिल सके, ताकि लो कॉस्ट हाउसिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है वो ताबीर हो सके। थैंक यू। सही, अच्छा, ये मुतालबात आपके हैं। अब एशाज शेख साहब आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि ये स्टील सेक्टर के मुतालबात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर सीमेंट इस वक्त वेलकम कर रहा है, आपने वेलकम किया है, लेकिन ये डिमांड जनरेट कहां से होगी? क्योंकि हमने सुना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल लो कॉस्ट हाउसिंग में,
यहाँ पाकिस्तान में घर खरीदने के लिए जो बायर को डिमांड चाहिए, जिस लेवल के डिस्काउंट रेट्स हैं, जो मॉनेटरी स्टैंस स्टेट बैंक का है 11%, आपको लगता है कि वो खरीदने के लिए इरशाद साहब यहाँ पर जो है पैसे इस वक्त इतने हैं, लोगों के पास डिमांड जनरेट हो सकती है इसको सही तरह से वेलकम करने के लिए यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ अभी जो है बेसिक जो इमरान खान साहब का आइडिया है वो ये है कि हमारी काफ़ी हुकूमतें आई, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया कि हमारे पास जो कच्ची आबादी हैं और जिन लोगों पर जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, इस वक्त भी सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, लोगों की जो इनकम है उसका 30%, 40%, समटाइम्स 50% और समटाइम्स 25% जो उनकी इनकम है वो किराए के अंदर चली जाती है। तो अगर जब ये लो बजट हाउसेस बन जाएंगे तो अगर आपका ये फोरक्लोजर लॉ आ जाता है, सिस्टम आ जाता है, तो 10%, 20% डाउन पेमेंट देकर जैसे दुनिया में होता है ये लोगों को घर मिल जाएंगे। दूसरी बात ये, जो सैलरी क्लास आदमी है वो 120 गज का घर बनाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो जॉब पे जाएगा, काम पे जाएगा या अपना घर बनाएगा। तो अगर उसको बना बनाया घर और मॉर्गेज वाला घर मिल जाता है तो वो उसको एक पीसफुल एक सुकून हो जाएगा। दरअसल ये जो है आपका इस पे काफ़ी वर्किंग हुई है, तकरीबन 18 महीने से काम हो रहा है। इरादा ये पीटीआई की हुकूमत आने से पहले से ही काम हो रहा है। इमरान खान साहब का ख्वाब था, वो पहले भी आबाद में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने आके ये 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ की अनाउंसमेंट की थी। तो उस पर काफ़ी ये वर्किंग हो रही है और ये काफ़ी हमारी ज़रूरत है। इस वक्त बहुत राइटली टाइमली उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। अब इसके अंदर जो चीज़ देखने वाली ये है कि हमें सबको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि टैक्सेस के भी बारे में तो जो उन्होंने काफ़ी रिलीफ दे दिया है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस या बहुत कम प्रॉफिट के ऊपर बिल्डर जो है वो ये घर बना के गरीबों को दे। ये कार खैर का काम भी है, नेकी का काम भी है और कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये जब ये मकानात, ये घर वर बन जाएंगे तो लोगों के काफ़ी माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। अब आपको मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि हर आदमी अमीर हो जाएगा। अगर आपने एक 20 लाख रुपए का घर आज लिया है और आप मुझे ये बताएं कि वो किस्तें देते देते वो 20 साल की या 25 साल की किस्तें देगा तो 20 लाख का घर वैसे ही 2 करोड़ का हो जाएगा। सही। तो हर गरीब आदमी जो है वो करोड़पति हो जाएगा। लेकिन अगर वो किराए के मकान में रहता है तो हर वक्त कच्ची आबादी में धक्के खाते रहेगा। ठीक है, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये सवाल जो स्टील सेक्टर ने उठाया है, या बात से हम जानेंगे जी कि महंगा स्टील है तो महंगे स्टील के साथ कंस्ट्रक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी सवाल। सीमेंट सेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू भी और स्टील का भी मजीद पॉइंट ऑफ व्यू, पेंट का भी आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। आज हम जान रहे हैं, आज उन सेक्टर से जान रहे हैं कि जो अलाइड इंडस्ट्रीज है कंस्ट्रक्शन की, कि आखिर उनका मौकिफ क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है स्पेशल इंसेंटिव पैकेज पे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज आप सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं इस वक्त आ रहा उन तमाम सेक्टर्स, उन तमाम इंडस्ट्रीज की, उन जो तमाम एसोसिएटेड हैं जिनको आप अलाइड इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन यानी तामीरात के शोबे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक रखती हैं। जब कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़ती है तो इन पर भी इंपैक्ट पड़ता है। आज पेट इंडस्ट्री हमारे साथ है, आज स्टील सेक्टर हमारे साथ मौजूद है, सीमेंट हमारे साथ है, तामीरात के शोबे से ताल्लुक रखने वाले आबाद के वाइस चेयरमैन भी साथ हैं। मैं स्टील ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, उस पर आपका जवाब लेना चाहूंगा अब्दुल रहमान साहब के। ये आप वो कहते हैं महंगी होगी तो बिकेगी, जब होगी नहीं तो हम बिल्डर्स, जैसे आप बिल्डर हैं, आप खरीदेंगे कैसे जब तक स्टील महंगी होगी। दूसरा, इसकी टाइमिंग पर भी इस पैकेज की आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि जैसे मेरे दोस्त ने फरमाया ना कि स्टील के जो ऊपर जो ड्यूटीज़ और ये तमाम चीज़ें, उससे जब 14-15 हज़ार 16 हज़ार रुपये टन सिर्फ ड्यूटीज़ की मद में देने के बाद ऑब्वियसली स्टील जितने में बिकेगा उसके इम्पैक्ट ज़रूर आएगा उस पर जो लो इनकम हाउसिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज़ अ कॉमन सेंस कि अगर आप लो कॉस्ट हाउसिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग लैंड, उसकी प्राइस कंट्रोल्ड होगी तो ही जा करके आप डिलीवर कर पाएंगे। समझे? एक तो ये बड़ी अहम बात है जो उन्होंने कह दी, उनका सब्जेक्ट है। मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि देखिए,
मैं ये समझता हूँ, मैंने पिछले न जाने कई प्रोग्रामों में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत अप्रिशिएट किया और मैं अभी भी अप्रिशिएट करता हूँ इमरान खान साहब की इस काविश को, जो उन्होंने हमारे 8-10 महीने से हम इस पे उनके साथ मीटिंग्स कर रहे थे। इट वाज एक्सपेक्टेड लॉन्ग टाइम अगो, फिर वो FATF के और उसके मसले मसाइल की वजह से ये चीज़ें डिले हुई और उन्होंने उसको अनाउंस किया। मैं किसी की नीयत के ऊपर या किसी के, यानी ये तो अल्लाह ही वाकिफ़ है हर एक से, लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइमिंग के एतबार से ये पैकेज जो है ना, इसकी अफादियत कितनी होगी या कितनी नहीं होगी, इसको इंश्योर करना नहायत ज़रूरी है। वजह यह है कि जैसे मेरे भाई बैठे हैं दोस्त, पेंट इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, सवाल यह है कि पार्शल लॉकडाउन या लॉकडाउन, उस सूरत में ये पैकेज कितना इम्प्लीमेंट इसका होगा और ये कितना इसकी सूदमंदी साबित होगी, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। वजह उसकी ये है कि देखिए, इंडस्ट्री की एक्टिविटी के लिए 2-3 चीज़ें नहायत ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहली बात है कि यू हैव टू हैव अ मार्केट। सवाल ये है कि क्या नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करा पाकिस्तान में आएंगे? अच्छा, पाकिस्तान में अगर आएंगे तो देखिए, आप बिल्कुल इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि KPK ने और पंजाब ने तो ऑन बोर्ड होने का इजहार किया, लेकिन सिंध की तरफ से कोई इजहार अभी नहीं आया। वो अपनी SOPs बना रहे हैं। अच्छा, वो अपनी SOPs बनाते हैं और उस SOPs को उस तरह से वो नहीं लेके आते रिदम में जो मकसद है फेडरल गवर्नमेंट का, तो उससे कहाँ से कोई जो सरगर्मियाँ हैं कारोबारी बढ़ेंगी। सवाल ये है कि देखिए, अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लिया जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होगी तो फैक्ट्रियां काम करेंगी। ठीक है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी डोर स्टेप पे होगी तो काम होगा। इस तमाम चीज को करने के लिए अब आप देखें ना, हर चीज किस तरह रिलेटेड है। मैंने पहली बार जिंदगी में जब एक टी-शर्ट बना के एक्सपोर्ट की थी, तो पहली बार रियलाइज किया जिंदगी में कि यार, मैं जाता हूँ एक दुकान पे जाके एक टी-शर्ट उठाता हूँ, बेदर्दी से उसको पहन लेता हूँ, मुझे एहसास ही नहीं था कि उसके पीछे कितने लोगों का रोजगार होता है। देखिए, एक गधा गाड़ी से लेकर के एक सुजुकी चलाने वाला जब तक एक्टिव नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। शिपिंग कंपनी से लेके एयरलाइंस तक एक्टिव नहीं होंगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं चलेगा। क्या ये बात मुझे समझाने की जरूरत है? दिस इज कॉमन सेंस। आपके पास PhD की बिजनेस की डिग्री होना जरूरी नहीं है इसके लिए। आपके प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे या नहीं आएंगे? मुझे बताइए कैसे आएंगे? एसएम गवर्नमेंट के सारे इदारे बंद हैं, अप्रूवल में, बगैर अप्रूवल के कल प्रोजेक्ट शुरू कर दूं? जो टाइम लाइन्स दी जा रही हैं, एक कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लिया जाए अगर, कि यार इन हालात में जब आप, और मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूं, मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अल्लाह ताला ने इस वक्त जो है ना जमीन चाटने में मजबूर कर दिया, उस वक्त भी हम इस बात से बाहर नहीं हो पा रहे कि यार अगर कुछ हो गया लॉकडाउन खोलने की सूरत में तो जिम्मेदार वफाकी गवर्नमेंट होगी, और क्या नहीं है वो प्रॉमिशन। मेरे भाई, अगर इस वबा को मजीद फैलना है एहतियात के बाद भी और एहतियात न करते हुए भी, तो ये फैलने से आप रोक नहीं सकते। क्या दुनिया में और जगहों में रोक लिया? जो बहुत बड़े बड़े खुदा बनते थे, आप हमारे आपके सबके खुदा बने हुए थे, नाउज़ बिल्लाह। सिंपल बात यह है कि जिंदगी गुजारने के कुछ तरीके हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। उन नॉर्म्स में एक बात यह कि कारोबारी एक्टिविटी सिर्फ उसी वक्त चल सकती है जब आजादाना ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज को खुलने, उनमें लेबर जो पहुंचने, उन तमाम चीजों, ये कह देना कि यार, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हैव अ ट्रूथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कहते हैं हैव अ ट्रूथ इज फुल ऑफ लाई। तो जो आधा सच है ना, ये आधा सच बोलने की या प्रैक्टिस है, इसको खत्म कर देना चाहिए। सब ऑन बोर्ड हों, और मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि कुछ रिस्क लिया जाना। क्या हम कारोबार करने के लिए जब घर से निकलते हैं तो रिस्क नहीं लेते? मैं आपके पास यहाँ के बैठा हूं तो मैंने रिस्क नहीं लिया। सवाल यह है कि कुछ रिस्क लिया जाना जरूरी है, इसलिए कि जिंदा रहेंगे तो कारोबार की भी जरूरत पड़ेगी। जिंदा रहेंगे तो लोगों को, ये मैंने आपसे पहले पिछले प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि देखिए, अगर इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से खोल दिया जाए तो गवर्नमेंट अगर 1,20,000 लोगों को 12 लाख रुपए दे रही है, वो रकम में सिग्निफिकेंट कमी हो सकती है। क्यों? वो कंट्रीब्यूशन कुछ हमारे पास से भी चला जाएगा, लेबर को तनख्वाह मिल जाएगी। जो बेचारा, देखिए शेख साहब बैठे हैं, शेख साहब से पूछिए, जो मजदूर हमारे पास काम करता है ना, वो पेशावर भिखारी नहीं है, वो हाथ फैलाने को अच्छा नहीं समझता। अगर उसको हम रोजगार प्रोवाइड कर दें तो वो 12,000 रुपए नहीं लेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये बर्डन शेयर होगा गवर्नमेंट का। अच्छा, ये इसी पे सीमेंट सेक्टर, इरफान अमानुल्लाह साहब, आपका ओपिनियन क्या है इसकी टाइमिंग को लेकर, इस पैकेज की? और क्योंकि आप होपफुल हैं, आप कह रहे हैं जी कि आपकी डिमांड बढ़ेगी और सीमेंट की जो सेल्स हैं उसमें आप समझते हैं इजाफा होगा, लेकिन यहाँ पर जो अगर बिल्डर्स हैं वो भी कह रहे हैं जी कि इस वक्त जो उसकी मिसाल के तौर पर जो अप्रूवल है, NOCs हैं, हुकूमत के इदारे बंद हैं, सिंध हुकूमत के, किस तरह पेशरफ्त होगी? आप समझते हैं ट्रिगर होगा, कब तक होगा और कब तक ये इंपैक्ट आएगा इन एक्चुअल आपके सेक्टर पर? देखिए, 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करने की जरूरत है। इस वक्त तो कंट्री क्या पूरी दुनिया ही एक अनयूजुअल हालात से गुजर रही, तो उस अनयूजुअल हालात में तो टाइमिंग एक क्वेश्चन हो सकता है।
मगर हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह 1-2 महीनों में ही ये अनयूजुअल हालात निकल जाएंगे और कंट्री और दुनिया जो बैक टू ट्रैक हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है जो रहमान भाई ने कही अभी कि भाई रिस्क लेके ही निकलना है, तो वो तो बहरहाल उनकी एसओपी बनाई जा सकती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं वो सब एक एसओपी के तहत ही काम कर रही हैं और वो एसओपी जो है वो इम्प्लीमेंट ऑलमोस्ट हो गई हैं जितनी भी बड़ी कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि बिल्डर्स को भी अपने मजदूरों की जान की फिक्र जो है वो बहुत ज्यादा होगी और वो भी एक डेवलप्ड एसओपी के तहत ही काम करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत हो गई है तो वो भी एक एसओपी के तहत ही काम करेंगे। तो इंशाल्लाह एक्टिविटी अगर खुल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना कोई बहुत प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह, और ये विद इन एसओपी फ्रेम ही जो है लोग काम करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि लॉ किस शक्ल में आता है और वो कितना क्लियर है और वो उन एस्पायरेशंस को मीट कर रहा है जो मैं या आबाद या कोई भी स्टेक होल्डर है वो इन एस्पायरेशंस को लेके बैठा हुआ है। तो अगर ये लॉ अपनी सही शक्ल में आ जाता है, उसी एस्पायरेशंस के साथ, उसी होप के साथ आ जाता है जो हम करके बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा, बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा और एक्टिविटीज इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारे जो लोकल इदारे हैं वो कितना इफेक्टिवली इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने के बाद उस पर रिएक्ट करते हैं और अमल करते हैं, कितनी जल्दी एनओसी इश्यू होती हैं, कितनी जल्दी अप्रूवल